हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। और आज इस वीडियो में आपको जो भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास है उसके अंतर्गत अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में बताऊंगा। तो भौगोलिक विचारधाराओं के इतिहास में जो अरब भूगोलवेत्ताओं का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो इसमें जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले देखेंगे हम अल-मसूदी। ठीक है, अल-मसूदी जो थे ये अरब के एक महान भूगोलवेत्ता तो थे ही थे, साथ ही इतिहासकार और एक सक्षम लेखक भी थे। ठीक है, तो इनका जन्म जो है के बारे में उतनी प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त नहीं है, फिर भी माना जाता है कि इनका जन्म जो हुआ था 915 से 916 ईस्वी के बीच में बगदाद में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 965 ईस्वी में हुई थी। तो अल-मसूदी एक भूगोलवेत्ता के साथ साथ इतिहासकार और विश्व यात्री और एक सक्षम लेखक भी थे। इनकी यात्राओं में देखिए इन्होंने एशिया और अफ्रीका के कई प्रदेशों की लंबी यात्राएं की थी, जिसमें अफ्रीका का मेडागास्कर तक और एशिया के भारत में भी इन्होंने यात्रा की थी अपनी। तो जो उस टाइम के जो जितने भी इतिहासकार हैं या भूगोलवेत्ता हैं तो वो क्या करते थे, वहाँ के जो जिस देश की यात्रा करते थे वहाँ के जो रहन सहन है, राजा का शासन है, लोगों की जो रहने की व्यवस्था है, कल्चर है, उसको जो थे अपनी पुस्तकों के माध्यम से लिखते थे। तो ठीक है, उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से हमें भी आज जानकारी मिलती है कि इतने या 800 ईस्वी में 900 ईस्वी में भारत कैसा था या दुनिया के देश किस प्रकार की संस्कृति थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है इनके बारे में, इनकी लिखी पुस्तकों से। तो देखिए जो अल-मसूदी थे ये भारत के गुजरात में आए थे और उस समय उनका जो शासक था भारत का गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक जो था महिपाल था। उसके शासनकाल में जो अल-मसूदी थे वो गुजरात में आए थे और साथ ही इन्हें जो अरब का हेरोडोटस, ठीक है, अरब का इन्हें हेरोडोटस कहा जाता है। तो देखते हैं हम इनकी रचनाएं। इनकी जो 4 प्रमुख रचनाएं हैं उनमें देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है किताब मिराज अल दहाब। तो ये फारसी के शब्द हैं, उतने थोड़ा अजीब लगेंगे आपको। तो देखिए इनकी जो पुस्तक है किताब मिराज अल दहाब, उसे गोल्डन मेडोस भी कहा जाता है, जो वर्तमान में केवल यही पुस्तक इनकी उपलब्ध है। उसके बाद देखिए किताब अल तानिया इसराफ सेकंड पुस्तक। जो तीसरी पुस्तक है किताब अखबार अज जमन, जो इन्होंने 30 खंडों में से प्रकाशित किया था। और उसके बाद किताब अल अस्ताद। ठीक है, ये 4 के प्रमुख किताबें हैं इनकी और आगे जानते हैं इनके बारे में हम। तो उसके बाद देखिए अल-मसूदी का जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है उस समय 7 सागरों की स्थिति आकार तथा महाद्वीपों व महासागरों की सीमाओं का ज्ञान जो था इनकी महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि इन्हें जो 7 सागरों की स्थिति के बारे में पता था, उनके आकार के बारे में पता था और महाद्वीपों और महासागरों की सीमाओं का ज्ञान भी इन्हें पता था। इन्होंने 7 सागर बताए थे। ये 7 सागर कौन कौन हैं इन्हें देख लेते हैं हम। ये 7 सागर हैं, देखिए फारस की खाड़ी, ठीक है, पहले। उसके बाद लारेवी सागर, ठीक है, सिंधु नदी के डेल्टा से कन्याकुमारी तक जो ये सागर है जिसे अरब सागर कहा जाता है वर्तमान में, तो उसे इन्होंने क्या कहा था, लारेवी सागर। ठीक है, अरब सागर को लारेवी सागर कहा था। उसके बाद देखिए हरिकेन सागर, जो जिसे वर्तमान में बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। ठीक है, हरिकेन सागर बंगाल की खाड़ी। तो सेलाहेट या कालाबार सागर मलक्का सागर। ठीक है, उसके बाद केंद्रेज सागर श्याम की खाड़ी। उसके बाद सेम्प सागर और सेजी सागर, जिसे चीन सागर, जिसे इन्होंने सेजी सागर कहा था। तो इनके द्वारा ये 7 सागर जो थे उस समय बताए गए थे। तो देखिए जो अगले अरब भूगोलवेत्ता हैं उनमें इब्न हाकल, जो कि एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। इनकी देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक ए बुक ऑफ रूट्स एंड रिलज्म में पृथ्वी की लंबाई तथा चौड़ाई का वर्णन किया है। ठीक है, इसको किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। और इनकी जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कृति है वो है सूरत अल अर्द। तो ये 2 किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं। और उसके बाद देखिए इन्होंने भूमध्य सागर के 20 डिग्री दक्षिण तक की यात्रा की तथा इन क्षेत्रों को रहने योग्य पाया। ठीक है, जो भूमध्य रेखा है उससे 20 डिग्री दक्षिण तक इन्होंने यात्रा की थी और वहाँ के जो क्षेत्रों को इन्होंने निवास करने योग्य माना था।
तो जो अगले अरब भूगोलविद्ता हैं उनमें अल-बिरूनी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूगोलविद्ता हैं, ठीक है। और 11वीं शताब्दी को ही अल-बिरूनी काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अर्थात इनकी जो इतनी इन्होंने अपने योगदान दिया जो भूगोल में, इसी के कारण 11वीं शताब्दी को अल-बिरूनी काल के नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं इनके बारे में। अल-बिरूनी का जो जन्म हुआ था वो 973 ईस्वी में ख्वारिज़म इलाके में हुआ था। और जो ख्वारिज़म इलाका था उस समय उसमें तुरान और ईरान के जो समानी वंश का शासन। आधुनिक खीव जो 19वीं शताब्दी के मध्य एशिया में तुर्किस्तान का खान राज्य था, यह अब उज्बेकिस्तान का एक भाग है, ठीक है। अल-बिरूनी का जन्म ख्वारिज़म में हुआ था। यद्यपि इनके माता पिता ईरानी मूल के थे, उन्हें उस स्थान पर परदेशी माना जाता था। इसी कारण से उन्हें फारसी उपनाम बिरूनी, अर्थात इसका अर्थ होता है बाहर के, ठीक है, फारसी में नाम दिया गया। इनका जन्म नगर में नहीं बल्कि उपनगरीय क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, जिसके कारण इन्हें अल-बिरूनी की संज्ञा दी जाती। तो आज वह अपने असली नाम के बजाय इसी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। बिरूनी जो फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है बाहर का, तो ठीक है। जो इनका पूरा नाम है, ठीक है, अबू रेहान अल-बिरूनी इन्हें कहा जाता है। तो अल-बिरूनी एक महान भाषाविद तो हैं ही, इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी और जो इनकी मातृभाषा है वो है ख्वारिज़मी, ठीक है, जो कि एक ईरानी बोली है, ठीक है। ईरान के उत्तरी जो प्रदेश है उसमें बोली जाने वाली भाषा है ख्वारिज़मी। और उस समय जो वहाँ पे तुर्की भाषा का प्रबल प्रभाव था, ठीक है। और इसी के साथ ही ये ख्वारिज़मी तो इनकी मातृभाषा थी ही, इब्रानी, सीरियाई और संस्कृत के भी ये ज्ञाता थे। और जहाँ अरबी और फारसी भाषा का संबंध है तो इन दोनों भाषाओं का इन्हें गहन जो ज्ञान तो था ही, ठीक है। इनकी अधिकांश पुस्तकें जिनमें किताबुल हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद शामिल है, फारसी में ही लिखी गई है, ठीक है। तो किताबुल हिंद जो है फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। और उस युग में, ठीक है, जो फारसी भाषा थी वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी। जैसे इस समय जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसी प्रकार उस काल में जो फारसी का इतना अधिक चलन था कि वो इंटरनेशनल भाषा थी और वो उस समय की एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी। क्योंकि जितना जो सभ्य समाज है, क्योंकि उस टाइम जो जितने भी ग्रंथ हैं, जो वैज्ञानिक ग्रंथ हैं और जितने भी खोजें हुई या यात्राएं की, उनका वर्णन जो है फारसी भाषा में अत्यधिक पुस्तकें हैं। इसीलिए जो फारसी थी उस समय की वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी। तो जो अल-बिरूनी का प्रारंभिक जीवन था, ठीक है, उसमें जो उनकी काफ़ी कठिनाई से गुजरा था या बीता था उनका जीवन, क्योंकि उस समय जो मध्य एशिया में थे जो राजनीतिक परिवर्तन बहुत तेज़ी के साथ हुए थे और इन्हीं परिवर्तनों का प्रभाव उनकी जीवन पर और उनकी कृतियों पर भी पड़ा है। तो देखिए, अल-बिरूनी ने 1030 ईस्वी में किताब अल हिंद, ठीक है, किताब अल हिंद अर्थात जिसका अर्थ है भारत के दिन, ठीक है, हिंदी में नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ठीक है, भारत के प्रमुख प्रदेशों की यात्रा कर अरबी भाषा में अपने ग्रंथ किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद, जिसे क्या कहा जाता है, तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में 11वीं शताब्दी के भारतीय सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परंपराओं की जानकारी मिलती है। क्योंकि ये जो थे अल-बिरूनी जो थे वो 1030 ईस्वी में भारत की इन्होंने यात्रा की थी और उसी समय इन्होंने किताब अल हिंद लिखी थी। तो ठीक है, तो अल-बिरूनी को विश्व का प्रथम मुस्लिम भारतवेत्ता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो भारत के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था और गहन जो जानकारी थी उसे अपने पुस्तकों के माध्यम से लिखा था। उसके बाद देखिए, जो अल-बिरूनी है इन्हें मुनजिम की उपाधि मिली थी। मुनजिम का अर्थ होता है खगोलविद या ज्योतिषविद। तो जो अल-बिरूनी हैं ये अनेक भाषाओं के जो थे विद्वान थे, इन्हें उन भाषाओं के बारे में ज्ञान था जिनमें अरबी, फारसी और संस्कृत जो थे प्रमुख थे। तो अल-बिरूनी ने 146 पुस्तकें लिखी हैं। इन 146 पुस्तकों में 35 जो हैं खगोल शास्त्र से संबंधित हैं, 23 जो हैं ज्योतिष शास्त्र से, 15 गणित की, ठीक है, और 16 साहित्य और अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकें हैं। अब जान लेते हैं इनके रचनाओं के बारे में, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं तारीख़ अल हिंद,
ठीक है। उसके बाद अल कानून अल मसूदी, ठीक है, यह सामान्य गणित भूगोल पे लिखी गई एक पुस्तक है, अल कानून अल मसूदी। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है, खनिज एवं बहुमूल्य पत्थर। उसके बाद दूसरी उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, दी वेस्टिज ऑफ दी पार्ट्स, ठीक है। इसमें इन्होंने जो संस्कृत के एक विद्वान थे पाणिनि के ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किया था। तो अलबरूनी जो थे, मैंने आपको शायद आगे नहीं बताया है, ये महमूद गजनबी जो भारत पर एक मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसके शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। अलबरूनी जो थे महमूद गजनबी के शासनकाल में भारत आए थे। तो देखिए इनकी रचनाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तारीख अल हिंद, ठीक है, अल कानून अल मसूदी, खनिज बहुमूल्य पत्थर, दी वेस्टिज ऑफ दी पार्ट्स, जिससे इन्होंने पाणिनि का जो ग्रंथ है उसका इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था, संस्कृत के विद्वान है पाणिनि। और उसके बाद राशिकत अल हिंद, अर्थात भारत में राशि चक्र जो थी इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। तो अलबरूनी की अन्य जो कृतियां हैं उनको देख लेते हैं हम। उसमें किताब अल सैदाना, जो किताब अल सैदाना है, औषधि और चिकित्सा संबंधी ग्रंथ है इनका, ठीक है, जिसमें इन्होंने औषधि और चिकित्सा संबंधी जितने भी प्रयोग होते हैं उनका वर्णन किया है। उसके बाद किताब अल जवाहिर, ठीक है, जो कि खनिजों से संबंधित है। उसके बाद किताब अल हिंद, जिसमें इन्हें भारत का वर्णन किया था, ठीक है, जब ये अलबरूनी के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। उसके बाद अल कानून अल मसूदी, ठीक है, जो कि खगोल व गणित भूगोल से संबंधित ग्रंथ है। उसके बाद अल्लाह अल बगिया, ठीक है। उसके बाद किताब अल जमाकीर। तो ये इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो जो अलबरूनी थे ये चिकित्सा विशेषज्ञ थे, ठीक है। चिकित्सा विशेषज्ञ होने के साथ साथ इन्हें भाषा पर भी अच्छा अधिकार था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्हें जो बहुत सारे जो भाषाएं थी उनके ये ज्ञाता थे। तो इसके साथ ही एक मशहूर गणितज्ञ थे, भूगोलवेत्ता थे, कवि थे, रसायन वैज्ञानिक और दार्शनिक भी थे, ठीक है, मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। तो इन्होंने ही पृथ्वी की त्रिज्या मापने का एक आसान फार्मूला पेश किया था, ठीक है। बरूनी ने यह भी साबित किया था कि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या साबित किया था, प्रकाश का वेग जो है ध्वनि के वेग से अधिक होता है। तो इनकी पुस्तक थी किताब उल हिंद, जो कि इन्होंने अपने भारत की यात्रा पे लिखा था। तो इसके बारे में जानते हैं हम। तो जो किताब उल हिंद है वो अरबी भाषा में लिखी गई थी और इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है, ठीक है। तो किताब उल हिंद जो है एक विशेष ग्रंथ है जिसमें धर्म, ज्योतिष, जो खगोल विज्ञान से संबंधित रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन का जो भारतौल और मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों पर आधारित 80 अध्यायों में यह जो है विभाजित है। तो किताब उल हिंद जो है इनका 80 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें इन्होंने धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, ठीक है, उसके बाद रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, ठीक है, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों पे इन्होंने जो है इन अध्यायों में डिवाइड किया है पुस्तक को। तो इन्होंने इस पुस्तक में प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, ठीक है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता है, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना की जाती है इस पुस्तक में, ठीक है। आज के विद्वानों का यह तर्क है कि यह लगभग ज्यामितीय रचना जो एक स्पष्टता और पूर्वानुमेय के लिए उल्लेखनीय है का एक मुख्य कारण अल बरूनी का गणित की ओर झुकाव था। अल बरूनी जिसने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है, संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी, ठीक है। इस किताब के बारे में इतना ही, और आगे जानते हैं हम कुछ अन्य जो भूगोलवेत्ता हैं। उनमें देखिए प्रमुख हैं अल-इर्दिसी। जो अल-इर्दिसी हैं इन्होंने रोजर द्वितीय के काल में चांदी की ढाल पर विश्व का मानचित्र जो था बनाया था, ठीक है। रोजर द्वितीय के काल में चांदी की ढाल पर विश्व का मानचित्र बनाया था, ठीक है।
और जो अल इर्दिसी हैं ये प्रमुख अरब भूगोलवेत्ता हैं। इनका जन्म जो हुआ था मोरक्को के क्वेटा नामक स्थान में हुआ था। इनका परिवार जो है मोहम्मद साहब के वंशज से संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने सर्वप्रथम ज्ञात विश्व का बेलनाकार, ठीक है, ज्ञात विश्व का बेलनाकार प्रक्षेप पर मानचित्र बनाया, जिसमें इन्होंने एशिया, यूरोप और अफ्रीका को प्रदर्शित किया था। तो इस मानचित्र की विशेषता यह थी कि इसमें दक्षिणी भाग को उत्तरी भाग में दर्शाया गया था। ठीक है, आप जानते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं के बारे में, तो उनमें देखिए अल किताब अल रुजानी, ठीक है, जिसे रूजर्स बुक भी कहा जाता है। तो अल किताब अल रुजानी जो थी इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। उसके बाद देखिए नुजातुल मुस्ताक, ठीक है, दूसरी कृति है। और उसके बाद इन्होंने एक मानचित्रवली पेश की थी जिसे अल रुवानी के नाम से जाना जाता है। तो जो इन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया था, ठीक है, बेलनाकार प्रक्षेप पर, तो उस समय का सबसे शुद्ध मानचित्र माना जाता है। ठीक है, उस समय का जो सबसे शुद्ध मानचित्र है इसे माना जाता है। उसके बाद देखिए इब्न बतूता, अगले अरब जो भूगोलवेत्ता हैं। तो सबसे महान जो मुस्लिम भ्रमणकर्ता इब्न बतूता, जिन्हें अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 24 फरवरी 1304 ईस्वी में मोरक्को प्रदेश के नगर तांजियर में हुआ था। ठीक है, इब्न बतूता का जो पूरा नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। ठीक है, इनका जो पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। 1338 ईस्वी में इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, अवधि के दौरान भारत का दौरा किया था। तो 1333 ईस्वी में इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक की अवधि में भारत का दौरा किया था। ठीक है, तो इनसे प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें काजी नियुक्त किया था। ठीक है, इब्न बतूता को। तो 1342 ईस्वी में सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन जाने तक वो इस पद पे बने रहे। तो 1342 ईस्वी में, ठीक है, सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन जाने तक ये इस पद पर बने रहे थे, क्योंकि इन्होंने उसके बाद ये चीन के राजदूत थे नियुक्त हुए थे। तो ठीक है, जो इब्न बतूता है इन्होंने कुल मिला के 28 वर्षों में 75,000 मील की यात्रा पूरी की थी। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इन 28 वर्षों में इब्न बतूता ने जो जितनी भी यात्राएं की थी, तो उन यात्राओं का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक रहलान के माध्यम से किया है। ठीक है, और इब्न बतूता के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तोफल अल नजार फी गरायब अल अमसार व अजायब अल अफसार का नाम जो है दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने भूमध्य सागर के 10 डिग्री दक्षिण तक की यात्रा की तथा बताया कि विषुववृत्त के सहारे जलवायु इतनी उष्ण नहीं है जितनी कठोर उत्तरी अफ्रीका में तथा कथित शीतोष्ण कटिबंधों में थी। तो इन्होंने भूमध्य रेखा के 10 डिग्री दक्षिण तक की यात्रा की और बताया कि विषुववृत्त के सहारे जलवायु उतनी उष्ण नहीं है, क्योंकि विषुववृत्त में क्या होता है, संवहनी वर्षा होती है। ठीक है, दिन के लगभग 2 घंटे रोज वहाँ वर्षा होती है 2 से 4 के बीच में, तो काफ़ी आर्द्रता रहती है उस क्षेत्र में। ठीक है, और जो कि इन्होंने कहा है कि उत्तरी अफ्रीका के कथित शीतोष्ण कटिबंधी, क्योंकि यहाँ जो है मरुस्थल पाए जाते हैं और इन्हीं मरुस्थलों में जो है विश्व के सर्वाधिक जो है उष्ण मरुस्थल हैं यहाँ, तो इसीलिए इन्होंने कहा हुआ कि विषुववृत्त की जलवायु उतनी उष्ण नहीं है जितनी कठोर उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों की है। ठीक है, तो आगे जानते हैं हम इनके बारे में। तो सबसे महान मुस्लिम भ्रमणकर्ता इब्न बतूता को अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो पूर्व के देशों में जो इब्न बतूता हैं इन्हें सन अलादीन, सन ऑफ द फैद अर्थात विश्वास का सूर्य कहा गया। ठीक है, इन्हें विश्वास का सूर्य कहा गया। तो देखिए इब्न बतूता की जो पुस्तक है रहलान, जिसमें इन्होंने जो अपनी विभिन्न देशों की यात्राएं की, उन यात्राओं का जिसमें वर्णन किया है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उनका यात्रा वृत्तांत जिसे रहलान कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए
14वीं शताब्दी में भारत उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। तो जो इनका ग्रंथ है रहलान, तो वो भारतीय उपमहाद्वीप के 14वीं शताब्दी के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार था उसके बारे में काफी रोचक जानकारियां देता है। ठीक है, मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजियर के सबसे सम्मानित तथा सक्सेस परिवार में से एक जो इस्लामी कानून तथा शरीयत पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था में हुआ था। तो जो इनका परिवार था वो इस्लामी कानून और शरीयत की जो था बहुत अधिक मानता था उस चीज को। तो अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य तथा शस्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल कर ली थी। ठीक है, अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं के अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। तो जो इब्न बतूता हैं, जो लिखी गई पुस्तकें हैं उनको पढ़ने से ज़्यादा इन्हें ये ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा कि हम उस क्षेत्र की यात्रा करके वो अर्जित जो ज्ञान है प्रत्यक्ष रूप से उसे प्राप्त करें। ठीक है, इन्हें यात्रा करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया था। तो जो इब्न बतूता हैं, ठीक है, इन्हें जो था एक जिज्ञासा थी, एक शौक था कि नए नए देश जाना, वहाँ के लोगों से मिलना और उस क्षेत्र के बारे में जानना। तो यही लालसा थी कि जिसके कारण ये भारत भी आए और चाइना भी गए थे। ठीक है, और इसी कारण इन्हें अरब जगत का मार्को पोलो भी कहा जाता था। तो देखिए 1332 और 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं तथा सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय जो व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुके। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचे थे। तो जो इब्न बतूता है उन्होंने दिल्ली के सुल्तान थे जो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक, तो उनके बारे में काफ़ी अच्छा सुना था और कहा था कि कला और साहित्य के काफ़ी कदरदान हैं और उनका संरक्षण करते हैं। तो उनकी इसी ख्याति से प्रभावित होकर इब्न बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते से होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। तो अरब विद्वानों में से इनको विस्तृत यात्राओं तथा भौगोलिक महत्व के लिखित विवरणों के लिए सर्वाधिक जाना जाता है। ठीक है, इब्न बतूता को। अगले जो अंतिम महत्वपूर्ण अरब भूगोलवेत्ता हैं इब्न खल्दून, उनके बारे में जानते हैं। भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले यह अंतिम भूगोलवेत्ता माने जाते हैं इब्न खल्दून। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना जो है मुक़द्दिमाह है जो 6 खंडों में विभक्त है। ठीक है, मुक़द्दिमाह जो है, तो ये कौन कौन से खंड हैं इनको देख लेते हैं। सभ्यता, भूगोल और मानव विज्ञान। ठीक है, उसके बाद दूसरा घुमड़कड़ संस्कृति तथा स्थायी संस्कृति में अंतर। घुमड़कड़ मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो लोग जो हैं आवागमन करते हैं उन्हें घुमड़कड़ कहा जाता है। तो ठीक है, और उसके बाद तीसरा राजवंश और राज्य। चौथा है ग्रामों और नगरों में जीवन। पांचवा है व्यवसाय और जीवन यापन के साधन। उसके बाद है छठवां जो अंतिम है विज्ञानों का वर्गीकरण। और इसके साथ ही जो इब्न खल्दून महोदय हैं, इन्होंने भूमध्य रेखा के निकट कम जनसंख्या और शीतोष्ण प्रदेशों में अधिक जनसंख्या के कारणों की व्याख्या की और उन्होंने बताया कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में जो अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इन्होंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, उन्हें देख लेते हैं। लेकिन देखने को तो अरब भूगोलवेत्ताओं में इंपॉर्टेंट बहुत कुछ है, फिर मैं आपको शॉर्ट में जितना भी इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। तो उसमें देखिए हिंद के करिश्मे जो रामहूर मूजी द्वारा लिखी गई है, और जो सिंध हिंद है ये पुस्तक अल ख्वाजरिमी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद किताबुल अस्काक जो प्रथम जलवायु मानचित्र माना जाता है। ठीक है, अल बलाखी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद रास्ते और मुमालिक, ठीक है, ये खुर्दा दबे द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद पृथ्वी की आकृति इब्न हाकल के द्वारा। उसके बाद किताब मुराज जो अल दवाद स्वर्णिम चारगाह कहा जाता है जिसे, वो अल मसूदी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद सोने की चरगाहें और जौहरात के खाने, ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है अल मसूदी के द्वारा। उपदेश और निरीक्षण जो है अल मसूदी के द्वारा। ठीक है, ये पुस्तकें
लिखी गई हैं। तो ये थे कुछ अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। और देखिए, मैंने आपको कहीं अगर नहीं बताया हो तो अल बुरूनी को क्या कहा जाता है, इनका जो अरब विद्वानों में इनको क्या कहा जाता है, पोलीमैथ कहा जाता है, ठीक है, अल बुरूनी को। तो अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में जितना इम्पोर्टेंट था मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और देखने के तो अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में अगर हम देखें तो बहुत सारा हो जाता है, तो जितना इम्पोर्टेंट लगा मुझे मैंने वही इस वीडियो में शेयर किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मेरा यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर, बाय।